चले वहीं इस मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा के साथ हमारे साथ यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक पंकज पांडे जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार रितेंद्र माथुर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का प्राइम न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करना चाहूँगी रितेंद्र माथुर जी आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब वोट डाले जा रहे हैं और क्योंकि सबको पता है बहुमत किसके पास है, एनडीए बहुमत के साथ आगे है, लेकिन फिर भी क्रॉस वोटिंग की जो संभावनाएं हैं वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो जताई जा रही हैं। लेकिन अगर बात करें ये उपराष्ट्रपति पद पर जो चुनाव हो रहा है, क्या ये विपक्ष की सबसे बड़ी परीक्षा है? क्या इसको इस रूप से भी देखा जा सकता है? रितेंद्र जी। जी, परीक्षा तो है उनकी इस समय, जैसा वो लोग दावा करते रहे हैं जी कि हमारा संसद के अंदर बहुमत है, और जैसे कि सुदर्शन रेड्डी जी ने कहा है कि अंतरात्मा की आवाज पे वोट दीजिए। जी अब आदमी अगर अंतरात्मा की आवाज पे सारा संसद संसद वोट देंगे, तो अगर 100 वोट उनकी और उनके सीपी राधाकृष्णन उनके बीच में 100 वोटों का फासला है, तो कितनी कितनी अंतरात्मा थोड़ी जाएंगी वो देखना जी पड़ेगा। बिल्कुल। तो मुझे इसमें कोई संभावना नहीं दिखती कि सीपी राधाकृष्णन हार रहे हैं। वो बी सुदर्शन रेड्डी को ही शाम को जो परिणाम आएंगे उसमें हारेंगे। अब आप कहना, आपका सवाल है कि क्या कांग्रेस के लोग कितने टूटेंगे, तो ये हमने को शाम को देखना पड़ेगा कितने टूटते हैं। अभी जैसे शशि थरूर जी वोट डाल के आए हैं और भी कुछ लोगों ने वोट डाला है, तो उनके पहले से अपन तेवर देख रहे हैं कि इस तरीके का उनका एटीट्यूड रहा है कि वो पार्टी के साथ तो हैं, पर पार्टी उनको अपना साथ नहीं रख रही है, उनको लदिया लात मार रही है। तो ऐसे जी स्थिति में वो किसको वोट देंगे, ये समझ पाना शाम तक और क्लियर हो जाएगा अपने को कि ये कौन किसकी तरफ है। और जी एक अभी आम आदमी पार्टी का एक ही सीट है स्वाति मालीवाल जी का, तो स्वाति मालीवाल जी अभी तय नहीं कर पाई किसको वोट देना है उनको। अगर वो देने आती है वोट, अभी मुझे तो पता नहीं चल रहा कि वोट देने आई है कि नहीं आई। अगर आती है तो मुझे नहीं लगता कि वो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देंगी, वो सीपी राधाकृष्णन एनडीए गठबंधन को ही वोट देंगी। जी जी मैं इसी पर जवाब लेना चाहूँगी पंकज पांडे जी, क्योंकि पंकज पांडे जी वोटिंग शुरू हो चुकी है, सब वोट डाल रहे हैं, सभी सांसद पहुंच रहे हैं और सभी अपने प्रत्याशियों के पक्ष में यहाँ पर वोट डाल रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष के लिए ये चुनाव कितना जरूरी है और उपराष्ट्रपति पद पर जीतना कितना महत्वपूर्ण सत्ता पक्ष के लिए है? तो कोई भी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है जी और विशेष रूप से उपराष्ट्रपति पद का चुनाव बहुत गरिमामय होता है। और जब आपकी सरकार एक मजबूत सरकार के रूप में काम कर रही होती है और ऐसा एक संदेश होता है कि आप बहुत मजबूत हैं लोकसभा और राज्यसभा में, तो आप किसी भी दशा में उस चुनाव को बहुत गंभीरता से लेकर चलते जी हैं। यहाँ पर एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि सरकार की स्थिति लोकसभा और राज्यसभा में इस तरह की है कि चुनाव में जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी ये प्रश्न नहीं है। ये बहुत स्पष्ट है कि जी जीत एनडीए के उम्मीदवार की ही जी होने जा बिल्कुल। रही है, क्योंकि बहुत स्पष्ट बहुमत है उनके पास। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण ये होता है कि चूंकि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में कोई पार्टी व्हिप जारी नहीं होता है, जो बात बी सुदर्शन रेड्डी जी कर रहे हैं कि वो अंतरात्मा की आवाज पर वोट जी देने की अपील कर रहे हैं और विपक्षी गठबंधन के लोग भी ऐसी बातें कर रहे हैं, उसका कारण यही है क्योंकि पार्टी भी जारी नहीं होता है, तो एक स्वतंत्रता होती है मत देने की कि आप किसी को भी मत दे सकते हैं। आप उसको भी मत दे सकते हैं जिसके समर्थन में आपकी पार्टी है, और आप उसे भी मत दे सकते हैं जिसे आप चाहते हैं कि ये योग्य उम्मीदवार। तो ये बड़ा संकट विपक्ष के साथ है अपने सांसदों को क्रॉस वोटिंग से बचाए रखने का। जी सत्ता पक्ष के साथ ये संकट इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो सत्ता में होते हैं, सरकार उनकी होती है, तो एक दबाव एक प्रभाव उनका होता है। सांसद अंतरात्मा की आवाज पर वोट नहीं दे पाते हैं, वो पार्टी लाइन पर ही वोट देते हैं। लेकिन विपक्ष के पास हमेशा ये एक खतरा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो पार्टी व्हिप है नहीं और हमारे कुछ सांसद क्रॉस वोटिंग कर दें, जैसे कि बहुत प्रबल संभावना इस चुनाव में देखी जा रही है। जी बहुत से ऐसे सांसद हैं, जैसे कि अभी स्वाति मालीवाल जी का नाम लिया माथुर जी साहब बिल्कुल। ने, जो काफी दिनों से अपनी पार्टी लाइन के विपरीत बातें कर रही हैं, उनके आचरण अपनी पार्टी लाइन के विपरीत हैं और उनका पूरा जो समर्थन है, वो उनकी जो भावना है वो एनडीए की तरफ दिखती है, सरकार की तरफ जी दिखती है। तो निश्चित रूप से अंदाजा लगाया जाता है कि हो सकता है ये क्रॉस वोटिंग करें
और सरकार के समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में वोट करें, तो ये अवसर होता है ऐसे लोगों को चेक करने का कि उनकी जो भावनाएं हमारे साथ हैं वो वोट भी हमें करते हैं अथवा नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, तो बड़ा सवाल के कहीं लिए ना कहीं मात्र एक शक्ति प्रदर्शन है। जी बिल्कुल पंकज जी, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल और कहीं ना कहीं ये एक तरह से परीक्षा ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ही है यहाँ पर कि किसके पक्ष में क्या यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं अगर बनती है तो कौन ऐसी बगावत करने वाली कोशिश करेगा। मैं रितेंद्र माथुर जी आपसे समझना चाहूंगी, अगर पिछले सालों की तुलना में बात करें या फिर पिछले चुनावों की तुलना में बात करें तो किस तरह से इसको अलग माना जाए इस चुनाव को, या फिर अगर ये बात की जाए क्रॉस वोटिंग की तो पिछले जब चुनाव हुए थे, जब पिछला उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो किस तरह से क्रॉस वोटिंग का असर और प्रभाव देखने को मिला था, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बहुमत यहाँ पर कांग्रेस के पास नहीं भी, इंडिया गठबंधन के पास नहीं भी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक जब चुनावी नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे तो ऐलान करने की कोशिश करेगी कि हमारे पास पहले इतना समर्थन मिला था, अब हमारा ये समर्थन बढ़कर इतना हो गया है। तो इसको मैं आपसे समझना चाहूंगी रितेंद्र जी। जी ऐसा है कि इसमें दो बातें हैं कि जो वोट डल रहे हैं आज जी, तो वो एक सीक्रेट वॉलेट है, सीक्रेट जी बैलेट। तो अब आपको पता नहीं चला किसने किसको वोट दिया है। और जैसा कि पांडे जी ने कहा पार्टी विप भी नहीं है, तो पार्टी विप नहीं है तो आप अगर किस क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं तो आपको सजा तो होनी नहीं है। ऐसे में आदमी सोच समझ के वोट देगा कि वो देख लेगा, तो पहले बातचीत हो गई होगी उसकी कि मुझको किसको वोट देना है जी। और क्योंकि जो लॉबिंग जो होती है इसके पहले प्री पोल जो लॉबिंग होती है उसके अंतर्गत जो कुछ सांसद जो अपना भी पिछले कुछ दिनों पहले जो संसदों की एक टीम विदेश गई थी भारत के समर्थन में ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी भारत की छवि बनाने के लिए, जैसे सुप्रिया सुले जी हैं और शशि थरूर साहब हैं और भी कई सारे लोग थे, तो ये सब में तो ये मुझे लगता है इनका झुकाव एनडीए के प्रति ज्यादा है जी। तो ये सब इस तरफ झुकेंगे, मान के चलते हैं। अब तमिलनाडु के सांसदों को देखना पड़ेगा अब किधर वोट देते हैं, क्योंकि तमिलनाडु प्रत्याशी जो एनडीए का प्रत्याशी वो तमिलनाडु से है जी। अब अगर वो उनके पास दो समस्या होगी कि अगर हम बीजेपी के समर्थित कैंडिडेट को जीतते हैं तो बीजेपी कल हमारे स्टेट के अंदर ताकतवर हो जाएगी और हमारे पास जो प्रत्याशी है वो हमारे हार जाएगा, तो हमें कल को कोई मुसीबत से बचना है तो बीजेपी साथ मिला के रखना चाहिए। तो ऐसे दोनों स्थितियों में क्या करते हैं ये शाम को थोड़ा रोचक होगा देखना कि तमिलनाडु के वोटर जब सांसद किसको वोट देते हैं। जी बिल्कुल, इसी प्रकार और स्टेट थे। जी 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 पंकज जी, क्योंकि वायरस ने साफ तौर पर समर्थन दे दिया था, एक जो अध्यक्ष थे उनकी तरफ से ये बयान सामने आया कि हम एनडीए के प्रत्याशी को समर्थन देंगे, हम उनको अपना मत देंगे। तो ऐसे में मैं आपसे समझना चाहूँगी कि अगर वो सिर्फ कहने के लिए एनडीए का समर्थन अपनी साइड करने के लिए अगर ये चीज़ करें और फिर विपक्ष के पाले में ही जाकर वोट डालें, तो इसको किस तरह से समझा जाए, इसको किस तरह से देखा जाए। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी पार्टी है पहले इस्तेमाल करे फिर बर्बाद करे, क्योंकि पहले जो एक्स वीपी थे उनके साथ भी इसी तरह की चीज़ हुई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और एकदम से वो गायब हो गए। तो मैं ये जानना चाहूँगी कहाँ अभी तक, क्योंकि जगदीप धनखड़ साफ तौर पर जो तमाम सांसद हैं उनकी तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि हमें खुद नहीं पता कि वो कहाँ हैं, वो कहाँ गायब हो गए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये उपराष्ट्रपति का चुनाव दक्षिण वर्सेस दक्षिण हो गया है जी। तो दक्षिण की जो पार्टियां हैं, निश्चित रूप से एक पार्टी लाइन होती है जो कि हम लोगों तक लेके जाते हैं, अपनी बातें कहते हैं, तो वो तो राजनीति अलग चलती है। और एक दूसरी राजनीति चलती है, वो होती है बैक साइड पॉलिटिक्स। तो उसमें जैसे कि अभी माथुर जी कह ही रहे थे कि उसमें क्या बातें होती हैं, क्या तय होता है, क्या समझौते होते हैं, उसके आधार पर जो चीजें आगे बढ़ती हैं उसको कहते हैं क्रॉस वोटिंग। कई बार तो ऐसा होता है कि पार्टी लाइन कुछ और चलती है और कुछ सांसदों को मुक्त कर दिया जाता है कि आपको जहां देना है वहां वोट दीजिए, क्योंकि समझौते हो चुके होते हैं। तो ये सारी चीजें पर्दे के पीछे चलती हैं, तो ये बहुत स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाती हैं। लेकिन चुनाव में जो जीत का अंतर होता है वो निश्चित रूप से बता देता है कि कौन किसकी तरफ था, और चीजें धीरे धीरे करके प्रकट होती भी हैं।
अब जहां तक अखिलेश यादव जी की बात है, तो वो एक सबसे बड़ा आरोप लगाते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि ये एक जुमलेबाज पार्टी है, जुमलेबाजों की पार्टी है। जी लेकिन दर लंबे समय से देखा जा रहा है कि वो लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत प्रभाव में है, टीवी के विज्ञापन वगैरह बहुत देख रहे हैं, और समय होगा हो सकता है देखते होंगे, तो जुमले वो भी काफ़ी प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जुमला वैसे अच्छा है, अच्छा बनाया है उन्होंने। तो ये बातें राजनीति में चलती हैं, अपनी बात को चुटीला बनाने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए, चर्चा हो, इस तरह से बातें कही जाती हैं। ऐसी बातें वो भी कर रहे हैं। लेकिन चुनाव का जो परिणाम आएगा वो काफ़ी चीज़ें स्पष्ट करेगा। वो ये बताएगा कि विपक्ष एकजुट है अथवा नहीं है, और एनडीए की मजबूती किस स्तर तक बढ़ी है, या एनडीए अपनी सीमाओं के अंदर है। जी जी क्योंकि सबसे बड़ा सवाल उठता है रितेंद्र जी, साफ तौर पर ये भी देखने को मिलता है कि दोनों पक्ष अपने अपने पक्षों के लिए यहाँ पर मतदान करने, अपना वोट डालने आ चुके हैं। लेकिन क्या यहाँ पर एक इसको टेस्ट की तरह भी देखा जा सकता है कि गठबंधन की एकता यहाँ पर आज पता चल जाएगी, और आने वाले क्या इसके दीर्घकालिक परिणाम होंगे, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं, और अगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुमत भी कम होता है तो जैसा आपने बताया कि बैक पे अलग राजनीति होती है, बैक पॉलिटिक्स अलग से की जाती है, लेकिन यहाँ पर इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि इसके दीर्घकालिक परिणाम बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होने वाले विपक्ष के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। हिसाब से अगर वो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जी सुदर्शन रेड्डी जी अगर हारते हैं जी तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वो 100 वोटों के फासले पर बैठे हैं। अब इसमें कितने वोट इधर उधर होते हैं बस खाली यही गिनती की जाएगी। जी बिल्कुल, वही डिफरेंशिएशन किया जाएगा रितेंद्र जी, जो वोट कम किए जाएंगे, जितने सांसद मौजूद हैं अगर उतनी भी वोट नहीं मिले तो फिर कहीं ना कहीं ये बगावत की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाएंगी यहाँ से। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही आप मूल्यांकन है आपका जी, क्योंकि ये अगर वोट जो इनको मिलने वाले हैं उसमें कितने कम हुए उससे पता चलेगा इनकी स्थिति क्या है। जी अब दूसरी चीज कैसी है कि अगर मान लीजिए हार जाते हैं और कुछ 20-25 वोट इनको कम मिलते हैं तो वो बहुत परेशानी तकलीफ देने वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि इनका हारना तय तो है वो तो चल, पर उसमें कितने वोट कम होते हैं 20-25 वोटों तक पहुंचने। हाँ मान लो 50 एक वोट कम हो गए तो फिर जो इंडी का अलायंस है उसके लिए खतरा है कि उनका अलायंस में कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही है। जी फिर भी उसके कुछ सदस्यों ने जैसे घोषणा पहले ही कर दी है, हम उनके साथ नहीं, जैसे वो तो पहले भी साथ नहीं थे, जैसे बीजू जनता दल के 7 सांसद हम वोट नहीं डालेंगे, अब शिरोमणि अकाली दल है उसका एक ही वोट है तो मना कर दिया उसने, हम वोट नहीं डालेंगे। और BR अच्छा तो सबसे बड़ी चीज जगनमोहन रेड्डी की पार्टी जो है जो आ रही है बीजेपी के सपोर्ट में कर रही है, और ये आंध्र प्रदेश से सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ अगर वोट टूटते हैं तो ये पता चले यहाँ क्रॉस वोटिंग खतरनाक होगी जी बिल्कुल। फ्यूचर में जो पॉलिटिक्स बीजेपी की बनेगी वो कैसी होने वाली है जी, तो इसको मूल्यांकन करने के लिए उस ढंग से लिया जा सकता। अगर दोनों उम्मीदवारों का आकलन किया जाए और उनके अनुभवों को देखा जाए तो जमीन से जुड़ा आदमी राधाकृष्णन को बताया जा सकता है, और बी सुदर्शन रेड्डी उनका फील्ड ही अलग है, और इसी के बेसिस पे विपक्ष की तरफ से उतारा गया। पंकज पांडे जी, मेरा सवाल आपसे, कौन सा उम्मीदवार भारत के लिए बेहतर होगा, क्योंकि एक जमीन से जुड़ा व्यक्ति और दूसरा जो सिर्फ संविधान की बातें जानता है, तो दोनों में से अगर हम डिफरेंशिएट करें, दोनों के अनुभवों को साझा करें, तो आपकी नजरों में इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, निश्चित रूप से सीपी राधाकृष्णन जी राजनीति के संदर्भ में बहुत अनुभवी हैं, और वो लगातार राज्यपाल के रूप में काम कर रहे हैं, और उनका राजनीतिक जीवन बहुत लंबा है जी। और व्यक्तिगत रूप से भी उनको बहुत ही एक शालीन व्यक्तित्व के व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। राजनीति की बहुत बारीकी से समझ रखते हैं, और जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का उपसभापति भी होता है, तो वहाँ की सारी प्रक्रिया का संचालन करना, इन सब के संबंध में भी उनको काफ़ी सुविधा रहेगी, काफ़ी उचित रहेगा, योग्य रहेंगे वो। अब जहाँ तक बात की जाए बी सुदर्शन रेड्डी जी की, तो आपने स्पष्ट खुद ही किया कि उनकी फील्ड अलग है जी। सुप्रीम कोर्ट के वो पूर्व न्यायाधीश हैं, और उसके बाद उनका एक राजनीतिक जीवन प्रारंभ होता है।
तो अभी स्पष्ट रूप से तो ये नहीं कहा जा सकता। ऐसा होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, किसी दूसरी फील्ड में काम कर रहे होते हैं, किसी दूसरी फील्ड में आते हैं और बहुत पहले से काम कर रहे लोगों से बेहतर काम करते हैं। तो इस चीज को तो स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता जब तक कि परखा ना जाए। लेकिन अभी मोटे तौर पे ये समझ में आता है कि सीपी राधाकृष्णन जी को वी सुदर्शन रेड्डी जी के अपेक्षा अधिक अनुभव है, राजनीतिक अनुभव अधिक जी, है। जी जी चले पंकज पांडे जी, रितेंद्र माथुर जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। क्योंकि समय का अभाव है, इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आप दोनों जुड़े, तमाम चर्चा की, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं अब लगातार वोट डाले जा रहे हैं। सभी सांसद यहां पर अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में मत डालने के लिए पहुंच रहे हैं। देखने वाली बात होगी, क्योंकि 6 बजे तक नतीजे यहां पर वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी। देखने वाली बात होगी किस पक्ष में ये जो फैसला है, ये जो निर्णय है, ये जाता है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।